हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द एडू मिरर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आदित्य आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आइए आज हम लोग देखते हैं सेट नंबर 20, यानी कि आज हम लोग का सेट 20 सॉल्व किया जाएगा। यह हम लोग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें से कि हम लोग डेली टॉप 10 क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा कि मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मेंडल का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत था दोस्तों, यह लैंगिक जनन पे था। ठीक है, किस पर आधारित है? तो यह लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की अगर बात किया जाए हम लोग, तो यह जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या कहा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस पर आधारित है। ठीक है, यानी लैंगिक जनन पे। दोस्तों मेंडल की अगर बात किया जाए तो मेंडल के बारे में हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 से ही। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था, और ये किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तेजी से। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन होगा हम लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? दोस्तों ऐसे तो देखने में सभी लग रहा है कि जो यहाँ पे दिया गया है कि सभी इसमें से कार्बोहाइड्रेट है, और इसमें मुख्यतः की अगर बात कर दी है तो मुख्यतः अगर होगा तो यह चावल होता है। ठीक है, यहाँ पे वैसे देखने में सभी लग रहा है, मगर अगर मुख्यतः की बात कर दी है तो आपको चावल लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, कहा जाएगा कि साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत साइटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, ये बताइए कि क्या कहलाता है? कहने मतलब साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह दोस्तों होता है सेल, यानी कि कोशिकाओं का। किसका किया जाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए लगेगा, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, बात किया जाए ऊतकों की अगर बात किया जाता है तो इसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगर बात किया जाए कि रुधिर का, तो दोस्तों इसे कहा जाता है हिमेटोलॉजी। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रुधिर का अध्ययन किया जाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है। और कवक का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहा जाता है माइकोलॉजी। ठीक है, जिसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी, रुधिर का अध्ययन किया जाता है हिमेटोलॉजी, और उसके बाद कवक का किया जाता है तो माइकोलॉजी। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर बनेगा कोशिकाओं का अध्ययन। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। कहा जाएगा 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हमारे संविधान को बनकर तैयार होने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लग गया था, और यह पूर्ण कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही। और उस दिन आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया था, जिसमें 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। किंतु इसे पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। तो आखिर क्यों इसे 26 जनवरी को ही लागू किया जाता है, क्यों नहीं 26 नवंबर को ही लागू किया जाता है? इसे क्यों 2 माह के समय के लिए डिले किया गया? तो एक शुभ दिन माना जाता था, या उस दिन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, या कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें दोस्तों बिल्कुल सही आपका जो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल सही बनेगा सी, क्योंकि देखेंगे हम लोग याद करेंगे तो लाहौर का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, यानी देखेंगे लाहौर के कराची में, ठीक ना, ये लाहौर अधिवेशन हुआ था। ये देखेंगे कि रावी नदी के तट पर, कहाँ पे? रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू यहाँ पे 1930 में 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप मनाए थे और झंडा फहराए थे। उसी दिन को याद रखने के लिए पंडित नेहरू 2 महीने की समय अवधि और लेते हैं, और जिसे पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू करवाया जाता है, और इस डेट को यादगार बनाने के लिए ही 26 जनवरी के दिन को चुना जाता है। इस तरह कहेंगे कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही बनता है आपका सी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे जो बात की जाएगी आपका आगे 5 सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ समितियाँ हैं। ठीक है, हमारे संविधान सभा में विभिन्न प्रकार की समितियाँ थी। निम्न प्रकार की समितियों में से मुख्य समितियाँ 20 से ज़्यादा समितियाँ थी तकरीबन, जिसमें से प्रमुख समितियाँ होती है, उसमें से कुछ समितियों का यहाँ पे नाम दिया गया है, और उन समितियों के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया। इसे सुमेलित करके हमें कूट के माध्यम से देखना है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि जो संघ शक्ति समिति होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे संघ शक्ति समिति जो थी उसके अध्यक्ष यहाँ पे निसंदेह आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, दोस्तों प्रांतीय को अगर बात किया जाए तो प्रांतों को मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं प्रांतीय समिति के। और नियम समिति की अगर बात किया जाए दोस्तों, नियम समिति और राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति थी,
उसके लिए भी अगर जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है। नियम समिति के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति थी, उसके भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी ही होते हैं। और अल्पसंख्यक उप समिति की अगर बात किया जाए तो HC मुखर्जी होते हैं। ये आपका बिल्कुल सही बनेगा। जो पहले का आपका बना है यहाँ पे 3 और दूसरे का जो बनता है 4 और तीसरे का बनता है यानी कि ये 1 और उसके बाद ये बनता है 2, 3 4 1 2, ये बिल्कुल सही आपका यहाँ पे मैच कराया गया है। आपका बिल्कुल सही बनेगा। संघ शक्ति समिति का जो पूछेगा कभी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाएंगे। प्रांतीय समिति का पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लगेगा। नियम समिति का पूछता है तो राजेंद्र प्रसाद लगेगा। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति जो थी उसके भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। और अल्पसंख्यक उप समिति जो थी इसके HC मुखर्जी होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आज कहा जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों विचार करना है और इसे कोड के माध्यम से देखना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों कि यहाँ पे ये देखना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है कि सही है। 24 जनवरी 1950 से पहले तक संविधान सभा में 11 अधिवेशन हुए थे। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि 24 जनवरी 1950 से पहले 11, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन हुआ था और 12वां अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन को छोड़कर उसके पहले कितने अधिवेशन हुए थे तो 11 अधिवेशन हुए थे, बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थे, जिनमें से बेगम एयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ये भी बात बिल्कुल सही है। संविधान सभा में दोस्तों कुल मिलाकर टोटल 15 महिलाएं सदस्य थीं, जिसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एयाज रसूल थी। और बेगम एयाज रसूल की अगर बात किया जाए तो यह मुस्लिम लीग पार्टी से थी और यह संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार भी की थी, क्योंकि ये मुस्लिम लीग से आती थी और मुस्लिम लीग पार्टी ही पूरे संविधान सभा को बहिष्कार की थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को एक अलग देश की मांग चल रही थी, पाकिस्तान की, ठीक है। ओवरऑल अगर बात किया जाए महिलाओं की संख्या कितनी थी तो 15 थी, जिसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला जो बेगम एयाज रसूल थी। ये बात सही कही गई है। BN राव द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार करने के लिए मसौदा समिति का गठन किया गया था। ये भी बात बिल्कुल सही है कि BN राव द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था उस पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। और जो समिति होती है जिसे हम लोग मसौदा समिति कहते हैं या पांडुलेखन समिति कहते हैं या फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं और या फिर उसी को हम लोग प्रारूप समिति कहते हैं, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी को बनाया जाता है। इस समिति का गठन किया गया था BN राव द्वारा तैयार प्रारूप के अनुसार ही, ठीक है। तो आप कहेंगे ये भी बात सही, यानी कि 1 2 3, यानी कि 1 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे तीनों बात बिल्कुल सही कही गई है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने। कहा जाएगा कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे कौन सा सही है कौन सा गलत है ये मायने रखता है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये देखना है, इसमें से कौन सा कथन सही है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 सदस्य थे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कैबिनेट मिशन योजना जो है, कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को, ठीक ना। 24 मार्च 1946 को जब भारत आता है तो इसमें कहा गया था कि टोटल कितने होंगे संविधान सभा में सदस्य, 389, बिल्कुल सही। ब्रिटिश प्रांतों में इसमें 296 सदस्य चुनकर आए थे। दोस्तों ये ब्रिटिश प्रांत से 296 नहीं आते हैं डियर, यहाँ पे आपको गलत कह दिया। कितने सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आए थे तो 292 आए थे, ठीक ना। ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य चुनकर आए थे आप लोग याद करेंगे तो 292 आए थे। चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य चुनकर आए थे और 95 नहीं, यहाँ पे 93 सदस्य, ठीक है। 93 सदस्य जो कहाँ से चुनकर आए थे वह देसी रियासतें थे, यानी कि ये भी बात सही है। 93 सदस्य देसी रियासतों से मनोनीत होकर आए थे, 4 सदस्य कमिश्नरी सदस्य आए थे, ABCD है ना। और उसके बाद देखेंगे कि 389 सदस्य ओवरऑल थे, यानी कि एक बात ये गलत कर दी है। उसके अलावा 1 3 और 4 सही है, 1 3 और 4 सही, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार रखिए। दोस्तों निम्नलिखित को कालक्रमानुसार रखना है। यहाँ पे बात की गई है कि देखिए तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। दोस्तों तुलसीदास की अगर बात की जाए तो 16वीं शताब्दी की अगर बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद राजा राम मोहन राय जी का आता है समयावधि और उसके बाद दयानंद सरस्वती, फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी आते हैं, ठीक है। अगर राजा राम मोहन की बात किया जाए तो राजा राम मोहन राय की 1772 से 1833, ठीक है। 1772 से लेकर 1833 तक की समयावधि होती है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी नहीं आते, उसके बाद दयानंद सरस्वती जी का समयकाल आता है। और दयानंद सरस्वती जी की अगर बात किया जाए तो 1824 से 1833 होता है, ठीक है। 1824 से लेकर, ठीक है, ये चलता है। और उसके बाद देखेंगे कि 1863 से उसके बाद आता है इनका समयकाल स्वामी विवेकानंद जी का। 1863 से जो चलता है इनका 1800, ठीक है। ये आगे चलता है 92, ठीक। तो आप ये बिल्कुल सही होगा आपका जो कहेंगे कि सबसे पहले इसमें कालक्रम के अनुसार सबसे पहले देखेंगे 16वीं शताब्दी में तुलसीदास, दूसरे पे देखेंगे राजा राम मोहन राय, तीसरे पे दयानंद सरस्वती, चौथे नंबर पे स्वामी विवेकानंद, यानी कि 1 2 4 और 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
दोस्तों मुगल सेनापति पुरंदर की बात की जा रही है। पुरंदर की संधि दोस्तों कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि जो होती है दोस्तों, यह जून का समय अवधि होती है, जून, ठीक है, कब होती है? जून 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि। दोस्तों इस पर हस्ताक्षर किसने किया था? ये जय सिंह, ठीक है। कौन किया था? जय सिंह। दोस्तों इन्हें भेजा कौन था? तो यह भेजा था औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने। तो ये औरंगजेब भेजता है, और ये औरंगजेब भेजता है यहाँ पे शिवाजी को परास्त करने के लिए। और ये जो संधि होती है, यह पुरंदर की संधि होती है 1665 ईस्वी में ही होती है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यह जो होता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। यहाँ पे दिया गया अनुच्छेद 54, 75, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 164। तो अनुच्छेद 54 की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद 54 में जो होता है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात की गई है कि उनके निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होगा, उसमें कितने सदस्य कौन से भाग लेंगे, कौन से लोग नहीं भाग लेंगे, इन सारी बातों का चर्चा हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 54 के तहत है। आर्टिकल जो 75 कहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, दोस्तों आर्टिकल 75 में कह दिया गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। बाकी के मंत्रियों की नियुक्ति, अगर मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। किसकी परामर्श से? तो प्रधानमंत्री की परामर्श से, आर्टिकल 75, ठीक है। आर्टिकल 155 में देखेंगे राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जाती है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। यह बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत कह दी गई है। अनुच्छेद 164 में अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 164 जो होता है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में संबंधित है। और ये भी बात बिल्कुल सही है। आप देखेंगे ये आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा, यानी उपरोक्त सभी 1, 2, 3 और 4। तो आपका बिल्कुल सही बनेगा 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके आज की प्रश्नों की श्रृंखला थी। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आगे भी हम लोग अगले सेट को लेकर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल अपने नई क्लास के साथ। जुड़ने के लिए धन्यवाद। बाय बाय साथियों, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।